हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम पढ़ रहे हैं पार्ट थर्ड को, जो कि फंडामेंटल राइट्स में डील करता है। हमने लास्ट 2 क्लास इसी के ऊपर बेस की हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का हमने बेसिक पढ़ा और पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। अब आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर नहीं। देखिए, जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अगर आप लोग एक स्टूडेंट है, मीन्स अगर आपने अभी अभी एलएलबी करना स्टार्ट किया है, बेसिक अभी आप पढ़ना शुरू किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, तो वहां पर हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ये सब क्वेश्चन जनरल पूछा जा सकता है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं या फिर हम बात करें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। रदर पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं। तो आप जब इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक लिखने के बाद, जो कि मैंने इससे पहले जो क्लास बनाई थी वहां लिखा हुआ है, वहां सब बताया हुआ है, और उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स कैसे अमेंड होते हैं, जो इससे पहले वाली क्लास में ये बताया गया। और अब आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो तीनों जो आपकी क्लासेस मैंने आप बताई हैं अभी तक, तीनों क्लासेस से आपका क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएगा। और केस लॉज भी दोनों के जो हमने प्रीवियस पढ़े उनमें भी और आज में भी जो है इंक्लूडेड है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आ जाते हैं अपनी आज की क्लास में। कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं, तो आंसर है हाँ। 4 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहला, रिलेटिंग टू पर्सन्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज while martial law be enforced in any area by constitutional amendment and for thereby declaration of emergency। सबसे पहला है रिलेटिंग टू पर्सन्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज को ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 33 जो कि पार्ट थर्ड में ही कवर किया गया है, इंक्लूड किया गया है, कहता है पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो डिफेंस सर्विसेज में जो एम्प्लॉइज हैं, जो पर्सन्स हैं, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिमिट भी कर सकता है और उनको एब्रिज भी कर सकता है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनके राइट्स को डिफेंस सर्विसेज में जो एम्प्लॉइज हैं उनको कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? लिमिट भी कर सकता है और अब्रिज भी कर सकता है। अब आप पूछेंगे डिफेंस सर्विसेज में क्या क्या आता है। डिफेंस सर्विसेज में हमारी तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसके अलावा यहाँ पर जो इस आर्टिकल में बताया गया है उसमें पुलिस भी आता है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी आती हैं, और कोई भी इंटेलिजेंस ब्यूरोज जो होते हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और जब पर्सन की मैं बात करूं तो पर्सन में जो कॉम्पिटेंट होते हैं, जो युद्ध में जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, वो ही नहीं बल्कि जो नॉन कॉम्पिटेंट्स होते हैं, मीन्स की जैसे कि हमारे चौकीदार हुए या फिर जो है गार्डनर्स हुए, ये लोग भी पर्सन्स में आते हैं और वो सब, उन सब पर भी आर्टिकल 33 जो है एप्लीकेबल होता है। अब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट लिमिट भी कर सकती है, अब्रिज भी कर सकती है, मींस रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है उनके फंडामेंटल राइट्स को और अब्रिज भी कर सकती है। मगर क्यों करती है फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज या रिस्ट्रिक्शन? हम सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन सिटीजन के पालन करता है, सब इंडियन सिटीजन ही है, तो फिर ऐसा क्यों? रीजन है ताकि जो डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से कर पाए, उनमें डिसिप्लिन रहे, इसीलिए ये वाला आर्टिकल काम करता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, एज ए सिविलियन, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। हमारे पास सबसे बड़ा आजकल जो अधिकार चल रहा है ना, अभिव्यक्ति का चल रहा है ना, एक्सप्रेशन का चल रहा है। तो हम कहीं पर भी कुछ भी सोशल मीडिया पे उठाया, जो दिखा, कोई कमेंट हमारे फेवर में है, कोई पोस्ट चल रही है हमारे फेवर में, उस पर कमेंट कर दिया। कोई हमें लगता है इससे तो हमारे थॉट्स मैच नहीं करते, हम उसके अगेंस्ट बोल देते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर डिफेंस सर्विसेज के पर्सनल करने लग जाए तो सोचिए उसके जो इफेक्ट होंगे वो कैसे होंगे। दूसरी बात, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब चीजें हम एक एक चीज में अपडेट करते हैं। वो हमारे पास अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर यही आजादी डिफेंस सर्विसेज के पर्सनल को दे दी जाए तो आप खुद सोचिए जो उसके इफेक्ट्स होंगे वो कितने ज्यादा कैसे होंगे, भयानक होंगे, भयावह होंगे। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को डिफेंस सर्विसेज के लोगों के अब्रिज या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट, ताकि उनमें डिसिप्लिन बना रहे और इसके अलावा जो है वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से कर पाए। जैसे कि अगर हम अपने किसी कंपनी में हम काम करते हैं तो वहां यूनियन बना सकते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बन सकती है यूनियन। लेकिन अगर डिफेंस सर्विसेज में यूनियन बनने लगे तो सोचिए उसके कितने घातक परिणाम होंगे। इसीलिए ये आर्टिकल 33 है और ये हमें क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है, और डिफेंस सर्विसेज किसके द्वारा?
पार्लियामेंट के द्वारा, और कौन, कॉम्पिटेंट भी और नॉन कॉम्पिटेंट भी। अब इसके दो केस लॉज भी देख लीजिए। पहला है दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1962। इस केस में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 33 की पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ले सकती है। डिफेंस सर्विसेज से उनके अधिकार कौन ले सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट। तो ये वाले केस में कहा गया। रामस्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1965, यहाँ पर जो पेटिशनर थे उनका जनरल कोर्ट मार्शल हुआ था और उन्होंने जो कोर्ट मार्शल हुआ था उसके अगेंस्ट अपील की, क्योंकि उन्हें ये लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया मेरे कोर्ट मार्शल को, ये मेरे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। तो आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग ये हेल्ड किया गया कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो आर्टिकल 33 के अंदर क्या कर सकता है, एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकता है, लिमिट कर सकता है। तो वो जो कोर्ट मार्शल था वो वैलिड माना गया। फिर आता है सेकंड हमारा है कि कब सस्पेंड हो सकता है? व्हेन मार्शल लॉ बी इन्फोर्स्ड इन एनी एरिया। मार्शल लॉ का क्या मतलब है? देखिए, हमें पता है मार्शल लॉ का मतलब होता है जहां पर जिस एरिया में, किसी भी एरिया में क्या होगा, वहां पर जो सिविल लॉज होंगे, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ होते हैं, हमारे जनरल लॉज होते हैं, वो सब फॉलो होते हैं, हम उसी के अंडर काम करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम आईएएस, पीसीएस, पुलिस, ये सब लोग देखते हैं। तो अगर किसी भी एरिया में कभी भी ऐसा हो जाए कि पीस को रिस्टोर करना पड़े, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़े, वहां पर क्या होगा, जो सिविल बॉडीज है, एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, पीसीएस, अगर ये जो लगता है मेंटेन ऑर्डर कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस केस में मार्शल लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। मीन्स वो क्या एरिया होता है, कैंटोनमेंट जोन में बन जाता है। जो कैंटोनमेंट जोन में बन गया तो उस एरिया में क्या होगा, वहां पर के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। लेकिन जब वहां पर वो चीज हट जाएगी तो क्या होगा, फिर से रिस्टोर हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स। तो उस एरिया में जहां पर मार्शल लॉ एप्लीकेबल है, आर्टिकल 34 कहता है कि वहां पर भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जा सकता है और लिमिट किया जा सकता है। क्यों किया जा रहा है? ताकि वहां पर पीस को मेंटेन किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। फिर बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंड होते रहे हैं, हो सकते हैं। ये हम ऑलरेडी क्लास में पूरा जो है लास्ट क्लास में इसी के ऊपर बेस की थी। तो अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट में सस्पेंशन हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? सिर्फ इतनी तरीके से कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो ढांचा है हमारे संविधान का, वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। फिर फोर्थ आता है बाय डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में 352 से लेके आर्टिकल 360 तक दिए गए हैं। यहाँ पर जो प्रोविजन दिए गए हैं वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाली, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा इस बारे में कि ये जो टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये बहुत वाइड है। और यहाँ पर अगर इस सब के साथ में कवर करूंगी दैट विल बी अ लेंथी क्लास, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, इतना टाइम नहीं होता कि मुझे सुनिए आप। तो इसके लिए जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ऊपर इमरजेंसी के ही मैं प्रोविजन जो है डिस्कस करूंगी। तो इमरजेंसी में 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ हमने फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम दी गई है, उन फ्रीडम को ड्यूरिंग इमरजेंसी को सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम दी गई है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गए 4 केसेस जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।